नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की जानकारी हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती है। और आप सभी को पता है कि DSSB की एग्ज़ाम में जस्ट 2 डे बचे हैं, 2 डेज। और कल जो हमारी महापंचायत हुई थी एक, और आज फिर एक फिजिकल एजुकेशन के 200 क्वेश्चंस की महापंचायत में लेके आ गया हूँ। महा मैराथन मैंने इसको नाम दिया है, क्योंकि इसका कारण यह है कि लास्ट टाइम पे इतने क्वेश्चंस कहीं पे जो है मेरे ख्याल से नहीं होते हैं कवर अप, जितने हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो महापंचायत का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे अपने अपने विचार देते, तो उसी प्रकार से क्वेश्चंस की एक प्रकार की महापंचायत है, जहाँ पे इस महापंचायत में 200 क्वेश्चंस जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस वजह से इसका नाम रखा गया है महापंचायत, और कोई यहाँ पे कारण दूसरा नहीं है महापंचायत नाम रखने का। और कल की जो महापंचायत है उसके ऊपर आप सभी ने भाई ज़बरदस्त प्यार दिया, ज़बरदस्त आप सभी का रिस्पॉन्स वहाँ पे देखने को मिला, और ये अंदर से सेटिस्फाई भी करता है हमें कि दरअसल हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं वो कितना पसंद आ रहा है लोगों को, और इन्हें कितना वैल्यूएबल ये दरअसल लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा राहत भरी बातें यहीं रही भाई ओवरऑल, कि जो है भाई बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया कल की महापंचायत पे आप सभी का, और उम्मीद करता हूँ कि आज की महापंचायत के ऊपर भी ऐसा ही रिस्पॉन्स आपका देखने को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं भाई पीछे की जितनी भी हमारी वीडियोज में जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, जो भी करेक्शंस वगैरह बनते, उनको स्पीडली मैं ठीक करवाना चाहूँगा एक बार, ताकि इन फ्यूचर कोई कन्फ्यूजन ना और एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत ना करो। अब वीडियो को शुरू करने से पहले हिदायतें हमेशा देता हूं मैं। एक तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए हैं, तीनों के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक उसको फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और क्या करना है, फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी फिजिकल की कोई भी अपडेट इन फ्यूचर मिस नहीं होगी भाई। तो आज बात कर लेते हैं हमारे लास्ट के वीडियो में 200 क्वेश्चन से पहले कोरेक्शंस की भाई। तो कुछ एक कोरेक्शंस आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे। ये जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी ही कोरेक्शन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन भी होता है, वो मैंने वैसे भी उठा लिए। कुछ जो है बाई फॉल्ट मैंने स्पीडली गलत बता दिए जो नहीं होने चाहिए थे, फिर भी मैंने उनको उठा लिया यहाँ पे भाई, ताकि कोई बच्चा गलत ना पढ़े। पहला ही जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, व्हाट एन इंडिविजुअल चेंज हिज हर बिहेवियर और एटीट्यूड इन ऑर्डर टू अडेयर टू एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स इज टर्म्ड एज। कॉन्फर्मिटी कहलाएगा भाई ये, कॉन्फर्मिटी, ये बात आपको याद रखनी है। और कौन सी जो थ्योरी है मोटिवेशन की, बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन थ्योरी है, तो इंस्टिंक्ट थ्योरी है वो। और जब कोई बॉडी का पार्ट जो है वहाँ से टर्न ऑफ हो जाता है अपनी जगह से, लेकिन बॉडी से जुड़ा रहता है, तो वो क्या कहलाता है, इल्यूजन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटो ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड भाई, ठीक है। और गेटिंग द राइट फैक्ट टू द राइट पीपल एट राइट टाइम इन द राइट वे इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन इन स्पोर्ट्स। और खो खो जो शब्द है वो मराठी लैंग्वेज से लिया गया है भाई, ये बात भी आपको याद रखनी है। मैं जल्दी करवा रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं हमारे पास, हमें 200 क्वेश्चंस को भी कवर करना है। अच्छा ये बताओ, वेयर वॉज द स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI फाउंड, मुंबई में बनी थी भाई ये। और टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल था, हाइपोथैलेमस के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एप्रोप्रिएट साइज ऑफ यूकोराइटिक सेल, यूकोराइटिक का एप्रोप्रिएट साइज देख लो भाई, सेल साइज इन डायमीटर। प्रोकैरियोटिक का साइज आप देख सकते हो 10 से 100 भाई, 10 से 100, ठीक है। तो ये दोनों याद कर लेना भाई, यूकोराइटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों का साइज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जूडो का जो होल होता है उसको डोजो बोलते हैं भाई। और मैं आपसे पूछूं, फेज ऑफ वाउंडिंग हीलिंग, घाव के भरने की जो फेजेस होती हैं वो ये होती हैं भाई, सबसे पहले होमोस्टेटिस, फिर इन्फ्लामेटरी, फिर प्रोलिफरेटिव, फिर मैच्योरनेस। और इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन कब बनी, 1949 में भाई। और पहला मेस्केट कब यूज किया गया ओलंपिक में, 1972 में, वाल्दी भाई, वाल्दी। मैं बता दूं, आप कहोगे 1968 है सर, लेकिन मैं बता दूं भाई, क्योंकि ऑफिशियली ये शब्द अगर क्वेश्चन में आ जाए तो मेस्केट के साथ आप जाएं, अदरवाइज 1968 के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल वर्ड अगर आ गया तो आपको इसके साथ जाना पड़ेगा। इसके बाद इमूवेबल जॉइंट ऑल्सो कॉल्ड, क्या इमूवेबल जॉइंट के दूसरे नाम भाई, इमूवेबल जॉइंट के दूसरे नाम फिक्स्ड हो गया, फाइबर्स हो गया, साइनोथोरेसिस हो गया। पाइका वाला क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं कि पाइका कब बना था, ये क्वेश्चन मैंने बहुत जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला भाई। चलो ये बताओ, पाइका कब बनी, ये कहीं नहीं मिला। अब मॉडर्न जो पेंटाथलॉन उसमें कौन कौन से इवेंट शामिल होते हैं भाई, 5 इवेंट होते हैं। पहला होता है फेंसिंग, फिर होता है फ्री स्टाइल स्विमिंग, फिर इक्विस्टेरियन होता है भाई,
फिर फाइनल कंबाइंड इवेंट होते हैं पिस्टल शूटिंग और क्रॉस कंट्री भाई। ये 5 इवेंट होते हैं आपके मॉडर्न पेंटाथलॉन में, याद रखें भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है। और पहली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी किसने खोली थी लेबोरेटरी, पहली साइकोलॉजी स्पोर्ट्स की जो लेबोरेटरी थी वो कार्ल डिम ने खोली थी भाई बर्लिन में 1920 में। ये बात आपको याद रखनी है। स्विमिंग पूल की डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन यहाँ भी था। स्विमिंग पूल की गहराई भाई कम से कम 2 मीटर आपको चाहिए, हर हाल में 2 मीटर, और रिकमेंडेड है 3 मीटर, लेकिन 2 मीटर में चल जाता है। लेन होती है टोटल 10, एक लेन होती है टोटल 2.5 मीटर की, और टोटल आप चौड़ाई की बात करोगे तो पुल की वो होगी 25 मीटर। और वाटर टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होता है ओवरऑल, लेकिन एग्जाम में आपको 26 डिग्री कहीं पे मिले तो उसके साथ आप जाएं। हिच किक जो है लॉन्ग जंप से संबंधित है, सीजर जो है हाई जंप से संबंधित है। ब्लड का पीएच मान 74 और बोन्स इन ईच लेग 31 भाई, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी के फादर कौन है? कोनार्ड लॉरेंज भाई। और फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वोंट। कुबर्टिन का जन्म आप याद कर लेना 1863 में भाई। एक जिम्नास्टिक में अपराटस होता है भाई पोमल हॉर्स। पोमल हॉर्स, सबसे पहले बात तो यही याद रखनी कि पोमल हॉर्स किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है भाई, ठीक है। और कवर्ड फ्रॉम, लेदर कवर्ड फ्रॉम, लंबाई इसकी भाई ये दे रखी है, और वाइड चौड़ा कितना होता है, और ऊंचाई 115 सेंटीमीटर भाई। रोजर फिजिकल फिटनेस इंडेक्स कब बना? 1920 में भाई, याद रखें। चलो ये बताओ फुटबॉल गेम्स में, फुटबॉल का जब गेम होता है तो उसमें कितने ऑफिशियल होते हैं? तो 7 होते हैं भाई, 7। अदर नेम ऑफ बास्केटबॉल बॉल, मिट्रेल बॉल भाई। प्ले थ्योरी किसने दी? जॉन डेवी ने भाई। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन कब बना? 1950 में। 1956 के सेमीफाइनल ओलंपिक में भारत की टीम, फुटबॉल की टीम भारत की दरअसल हार गई थी। मैंने बाई फॉल्ट एक वीडियो में आपको हॉकी बता दिया था, तो आज ये मैंने आपको ठीक करवा दिया भाई। अब अलग अलग ग्रंथियाँ होती हैं भाई, कौन सा हार्मोन रिलीज कौन सी ग्रंथि करती है, देख लो। अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस एन अपोजिंग हार्मोन ग्लूकोजन भाई। जो लैंगरहैंस की अल्फा सेल होती है आइसोलेट, वो जो है ग्लूकोजन को रिलीज करती है। इसी प्रकार अल्फा सेल रिलीज ग्लूकोजन, बीटा सेल क्या करेगी? बीटा सेल क्या करेगी? इंसुलिन को रिलीज करेगी। फिर होती है हमारी 2 प्रकार की ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो 6 प्रकार के हार्मोन को रिलीज करती है। प्रोलैक्टिन हो गया, फिर ग्रोथ हार्मोन हो गया आपका, फिर कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया भाई, फिर ल्यूटिजनिंग हार्मोन हो गया, फिर फॉलिक स्टिमुलेट हार्मोन हो गया, और फिर थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन। तो ये 6 हार्मोन कौन रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी प्रकार मैं बात करूं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो वो कौन से हार्मोन को रिलीज करती है? दरअसल देख सकते हो भाई, ऑक्सीटोक्सिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन, इन दोनों हार्मोन्स को कौन रिलीज करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भाई। इसके बाद जो एड्रेनल ग्लैंड होती है वो क्या रिलीज करती है? कोर्टिकोस्टेरोल और एल्डोस्टेरोन भाई, ये 2 हार्मोन। हेपेटाइटिस बी आपको याद रखना, एक तो लीवर पे अटैक करेगा और ये डायरेक्ट स्प्रेड होता है भाई, सीधा फैलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में, डायरेक्ट फैलने वाला जो हेपेटाइटिस है वो कौन सा है? तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है भाई हेपेटाइटिस बी, और लीवर को डैमेज कर सकता है भाई, ठीक है। नी जॉइंट होता है, उसमें कौन कौन सी जो हड्डियां होती हैं भाई? एक तो फीमर, टीबिया, फिबुला और पटेला उसकी ढकनी होती है भाई। और आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो होती है वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग कहलाती है भाई। मैं स्पीडली कवर कर रहा हूँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लो भाई। लास्ट है यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 2 से 7 साल की बच्चे की, उसको जो है इगोसेंट्रिक एज भी बोला जाता है। और ह्यूमन लिवर का वेट कितना होता है? 1500 ग्राम भाई। ये थी सारी करेक्शंस या कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चंस थे वो। अब मैं आज की वीडियो को शुरू करूंगा बिना देरी किए हुए भाई। आज की वीडियो को हम शुरू करेंगे बिना देरी किए हुए। थोड़ा सा जूम आउट अगर मैं इसको करूं, ज़्यादा हो गया, 1 मिनट भाई। यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन अब आपको सही नजर आ रहे होंगे ना? ये है भाई, ओके। तो आपके जो है इस साइड इंग्लिश में क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, आप देख भी सकते हो। इस साइड जो इंग्लिश में नजर आएंगे और इस साइड हिंदी में सामने ही लिखा भाई क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऐसे। मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, एज ए एग्जाम में जैसा आपको माहौल मिलेगा वैसा ही मैं इस पेपर में देने वाला हूँ। हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा, और आपको 200 क्वेश्चंस में से लास्ट में मेरे को स्कोर जो कमेंट करके हर हाल में बता देना है भाई कि किसका कितना स्कोर रहा, ठीक है। जिससे भाई हमें अंदाजा हो जाए कि हम दरअसल कहाँ पे फाइट कर रहे हैं। और
देखो क्वेश्चंस आसान है बिल्कुल भी, लेकिन लैंग्वेज घुमा के पूछिए भाई, घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे हो। आज जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो ये सोचोगे यार ये तो मेरे को पता ही था। ठीक है, मैं साथ ही साथ आंसर आपको बताऊंगा, तो हर क्वेश्चन में मैं आपको समय दूंगा भाई 5 से 10 सेकंड का, जो भी मेरे को लगेगा जो भी अप्रोप्रिएट समय लगेगा, मेरे को उत्तम टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में कितना समय देना चाहिए, उसके हिसाब से मैं आपको दूंगा। तो पहले 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। इस महापंचायत में जो 200 क्वेश्चंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दरअसल जबरदस्त जो क्वेश्चंस हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और पहले पेपर में आ चुके हैं भाई। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से हमें देखते हुए जाना है, और सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड बता दूं भाई, जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और दोबारा रिपीट हो सकते हैं भाई। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और भाई सभी के जो है पेपर के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और कल सुबह हमारी एक लाइव जो है होने वाली है, जिसमें मैं आपको कुछ एक गाइडलाइंस देने वाला हूं कि एग्जाम के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना। तो अभी 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर आपने दे दिया होगा, तो मैं राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, सी। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो क्या है, डिक्रीज एरोबिक थ्रेशोल्ड, नहीं, ये क्या करेगा, बढ़ाएगा आपका। तो कौन सा बेनिफिट नहीं है पूछा है, तो इट डिक्रीज एरोबिक थ्रेशोल्ड, तो ये एरोबिक थ्रेशोल्ड को कम करता है, लेकिन ये कोई इसका बेनिफिट नहीं है, ये बढ़ाएगा भाई। अब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी किसका पार्ट है भाई, जल्दी से बता दो। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। इसके बाद मेरे को बता दो, खालिस्तान इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ मसल। 3, 4, मैं नहीं बोलूंगा भाई। अब आप अपना राइट आंसर लिख दो, मैं सिर्फ आपको राइट आंसर बताऊंगा, आप ऑप्शन टाइप कर दो कमेंट में। 3 नंबर और 4 नंबर ज़्यादा समय लेने के क्वेश्चन नहीं थे, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ सकते हो भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया, यहाँ हो जाएगा इंक्रीज। बिल्कुल एग्जाम का माहौल मैं आपको दे रहा हूं भाई। 5 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर दे दीजिए भाई। राइट आंसर हो जाएगा आइसोमेट्रिक भाई, आइसोमेट्रिक। ठीक है, 6 नंबर भाई। करेक्टरिस्टिक्स बता दो भाई स्लोट विच मसल फाइबर की। फास्ट, ऑप्शन सी भाई। चलो लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान करना, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ये रहा भाई, आपको नजर आ रहे हैं ना सारे ऑप्शन, इधर हिंदी में भी देख सकते हो आप। जल्दी से भाई, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी भाई, फास्ट। देखते हैं कौन कितने पानी में आज। फास्ट। तो यहां राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं भाई, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी। इतनी बात समझ आ गई हो तो हम आगे बढ़े। देख लेना बाइसेप्स क्या करती है, फ्लैग्स और सुपिनेट फोर आर्म। इसी प्रकार से सभी को देख सकते हो आप। ये जो वर्ड है ना फोर आर्म, यहाँ आएगा वो एक्सटेंड फोर आर्म। ठीक है, इसी प्रकार ये थाई वर्ड यहाँ आएगा, एक्सटेंड एंड रोटेट थाई। और ये फोर आर्म यहाँ पे आएगा, फ्लेक्स एंड सुपिनेट फोर आर्म। तो ये दे रखे हैं ऑप्शन, कौन सी मसल क्या काम करती है। ऑप्शन बी मैच कर लो सभी को, अब कौन सा आपने राइट आंसर दिया। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इसको। चलो बताओ। चलो बताओ भाई, कौन सा जॉइंट का टाइप नहीं है एक। तो यहाँ राइट आंसर मैं बता देता हूँ भाई, रेंज जॉइंट। ये कोई जॉइंट का टाइप नहीं है भाई। इसके बाद आपके शरीर से एक्सरसाइज के दौरान बहुत अधिक पसीना निकल जाए तो क्या होगा।
क्या होगा भाई? ऑप्शन बी दिया, डीएसएसबी ने राइट माना था इसको, डी बी भाई, हाइड्रेशन ड्यू टू सीवियर एक्सरसाइज, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे राइट आंसर होगा डिहाइड्रेशन। तो टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्शन भी लगे, लेकिन डीएसएसबी ने एक्सेप्ट नहीं किया भाई ऑब्जेक्शन। डीएसएसबी अपनी बात पेड़ी रही, ऑब्जेक्शन के बाद भी डीएसएसबी ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया कुछ भी। तो डीएसएसबी अपनी बात पेड़ी रही, तो हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, तो डिहाइड्रेशन यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन डीएसएसबी ने नहीं माना। तो इसके बाद नेक्स्ट बताओ भाई, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन को दे दो राइट आंसर। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सारे जो क्या है इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं भाई, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, जो भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या मैकेनिकल एजेंट हैं जो आपके इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, दरअसल ये क्या है? इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं भाई। इतनी बात आपको याद रखनी है भाई। चलो नेक्स्ट, दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन, दोनों का मेरे को राइट आंसर दे दीजिए स्पीडली भाई, दोनों का ही मेरे को राइट आंसर दे दीजिए स्पीडली। क्या होगा राइट आंसर दोनों का? फास्ट भाई। तो 11 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन में? ऑप्शन बी भाई, अबडक्शन। और कौन सी एनर्जी जो है फिजियोलॉजी एक्सरसाइज के दौरान यूज नहीं होती? ऑप्शन सी भाई, इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी भाई। चलो बताओ फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर, सीपीआर की फुल फॉर्म बता दो भाई, क्या होती है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। चलो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ मेरे को जल्दी से, 14 और 15 दोनों का ही। लिगामेंट किसको जोड़ता है? और एक तय समय में हार्ट जितने ब्लड को निकालता है, वो मात्रा क्या कहलाती है? जल्दी भाई, फास्ट। तो यहाँ राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा समय लेने की क्वेश्चन नहीं है। बोन से बोन को जोड़ता है लिगामेंट, और जो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट भाई, कार्डियक आउटपुट। इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। द अमाउंट ऑफ एयर दैट इंटर्स एंड लीव्स द लंग इन 1 मिनट इज नोन एज। और ये बता दो भाई, 3 ऑप्शंस में से ये राइट आंसर बता दो। क्या होगा ऑप्शन? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 में भाई? ऑप्शन बी भाई, पल्मोनरी वेंटिलेशन ये कहलाता है। और ये क्या कहलाती है? VO2 मैक्स कैपेसिटी भाई, VO2 मैक्स कैपेसिटी। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई। कौन सा जो है वार्म अप का कंपोनेंट नहीं है? 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी भाई, डीएसएसबी ने माना था फॉर्मल एक्टिविटी जो वार्म अप का पार्ट नहीं है लास्ट टाइम। क्वेश्चन को ध्यान रखें। चलो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा?
क्या होगा राइट आंसर 19 नंबर क्वेश्चन में, जल्दी बताइए भाई। तो यहाँ राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको 19 नंबर क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव भाई। ये ऊपर दिए गए सभी जो है क्या है, कूलिंग डाउन के पार्ट हैं, कूलिंग डाउन के दूसरे नाम है। और आपसे यही पूछा कि जब आप हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हो तो जो है तो क्या होता है, कूलिंग स्ट्रेचिंग करते हुए स्लो डाउन होते हुए चलते हो तो क्या होता है, तो वहां पे क्या होता है, कूलिंग डाउन उसको माना जाता है अभी, कूलिंग डाउन, ठीक है, कूलिंग डाउन, कूलिंग डाउन जो है इसको माना जाता है, मतलब ये सारे ही कूलिंग डाउन के नाम है अभी मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो। चलो नेक्स्ट बताओ, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड, तो जल्दी से दे दीजिए भाई, आइसोकाइनेटिक मेथड की खोज किसने की थी, किसने की थी, जे पेरी ने भी, जे पेरी ने, इतनी बात आपको याद रखनी है। हम चलते हैं नेक्स्ट। ट्रांजिशन पीरियड का एम बता दो क्या होता है भाई, ट्रांजिशन पीरियड का एम, जल्दी क्या होता है ट्रांजिशन पीरियड का एम, यहाँ पे होता है रिकवरी भाई, थोड़ी सी मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, रिकवरी भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, स्प्रिंटिंग जो क्वालिटी होती है आपकी, आपके अंदर जो स्प्रिंटिंग एबिलिटी होती है उसके लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए भाई, मतलब स्प्रिंटिंग रिक्वायर एन एक्सट्रीम डिग्री ऑफ, अगर आप स्प्रिंट कर रहे हो तो आपके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए भाई, स्पीड, स्किल, कोऑर्डिनेशन एंड मेटाबॉलिक पावर भाई। चलो इसके बाद नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट जल्दी भाई जल्दी बताओ, अभी 23 ही क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना हमें, जल्दी जल्दी भाई स्पीड से राइट आंसर बताओ। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिटेशन रिफर टू जनरल मोटर स्किल एंड फिटनेस डेवलपमेंट, ये कहलाता है भाई प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन ये कहलाता है। और 24 नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कौन सा पार्ट नहीं है, जल्दी भाई कौन सा नहीं है, इंक्लूसिव ट्रेनिंग भाई, ऑप्शन डी इंक्लूसिव ट्रेनिंग। चलो इसके बाद बताओ, 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फास्ट, कौन सा वो मेथड होता है जो लैक्टिक एसिड को रिमूव करता है, रिकवरी करवाता है हाई इंटेंसिटीज एक्सरसाइज से, और ड्यूरिंग कंपटीशन रिक्वायर्ड, कंपटीशन के दौरान जो जरूरत होती है उसके लिए, जल्दी भाई। तो यहाँ राइट आंसर मैं बता देता हूँ, फर्टलैक ट्रेनिंग भाई, फर्टलैक ट्रेनिंग ये आपकी होती है, फर्टलैक ट्रेनिंग भाई। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डायनेमिक्स जो ट्रेनिंग है, डायनेमिक जो स्ट्रेंथ उसको किससे डेवलप कर सकते हैं भाई आप, डायनेमिक जो स्ट्रेंथ उसको किससे डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई, प्लोमेट्रिक एक्सरसाइज से आप डेवलप कर सकते हो भाई। नेक्स्ट बताओ, जल्दी फास्ट भाई फास्ट, हिंदी में पढ़ सकते हो आप, इधर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओवरलोड भाई, ओवरलोड। बिल्कुल एग्जाम की तरह मैं माहौल दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा हूँ, आप एक एक क्वेश्चन को देखते जाएं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे। 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, क्योंकि अब जो एक्सप्लेनेशन का समय नहीं बचा भाई, आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, जल्दी जल्दी राइट आंसर मेरे को बताते जाएं भाई। क्या होगा राइट आंसर, किसके अंदर होती है हायर कैपेसिटी स्टोरिंग एनर्जी, एनर्जी स्टोर करने की, ऑप्शन है भाई ग्लाइकोलाइटिक, ठीक है। और कौन सी जो है लेग से संबंधित एक्सरसाइज नहीं है भाई, पुलअप्स, पुलअप्स हाथों से संबंधित एक्सरसाइज है, हैंड से संबंधित एक्सरसाइज है भाई। चलो 30 और 31 बता दो जल्दी, एक्सरसाइज कंट्रोल द रेट ऑफ मसल शॉर्टनिंग, मसल जब शॉर्ट होती है तो उस एक्सरसाइज के दौरान उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन से प्रकार की एक्सरसाइज होती है जिसमें मसल जब शॉर्ट होती है तो वो कंट्रोल होती है भाई, जल्दी बता दो भाई। और नेक्स्ट बता दो, VO2 मैक्स कैपेसिटी को किससे बढ़ा सकते हो आप। 30 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भाई, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होती है जिसमें मसल जब शॉर्ट हो रही होती हैं
तो वहाँ पे कंट्रोल होती है उनकी स्पीड वगैरह, ठीक है, रेट वगैरह। और VO2 कैपेसिटी किससे बढ़ा सकते हो आप? कंटिन्यूस रनिंग ट्रेनिंग से भाई, कंटिन्यूस रनिंग ट्रेनिंग से। इसके बाद नेक्स्ट adaptation to training load at high altitude is known as, और which of the following is not a principle of sports training भाई? हाई ट्रेनिंग एल्टीट्यूड के ऊपर, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ट्रेनिंग लोड के अडेप्शन को आप क्या कहोगे, और कौन सा जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं है भाई? जल्दी राइट आंसर दे दो, कौन सा नहीं है? और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 32 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी भाई। DSSB ने माना था ऑप्शन बी, लेकिन आपने एक के ऊपर की बुक पढ़ी होगी तो वहां पे मिलेगा एक्मलाइजेशन, लेकिन DSSB ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, ऑब्जेक्शन भी लगा था, लेकिन DSSB अपनी बात पे डाल, सुपर कंपनसेशन को उन्होंने ठीक माना था भाई, ठीक है। और फिर है व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भाई। इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट कोई प्रिंसिपल नहीं होता स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, बाकी तीनों होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मेसोसाइकिल का ड्यूरेशन बता दो भाई जल्दी से। मेसोसाइकिल का ड्यूरेशन बता दो जल्दी से, क्या होता है ड्यूरेशन? फास्ट भाई, क्या होता है? 3 से 6 वीक, 3 से 6 वीक भाई। ओके, ऑप्शन बी भाई। 35 में बता दो जल्दी से राइट आंसर। थर्टी फाइव। वो अक्षमता बता दो शरीर की, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो एनर्जी सप्लाई करता रहता है एक्सरसाइज के दौरान, तो वो क्या अक्षमता आपकी कहलाती है भाई? वो कहलाती है कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज देखो कितनी टफ बना रखी है। और नेक्स्ट बताओ भाई। 36 जल्दी भाई, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है भाई, जल्दी बताओ स्पीड से। तो 36 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी एक्सपेंडिचर भाई, ऑप्शन बी एनर्जी एक्सपेंडिचर। याद रखनी है ये बात आपको, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो भाई। इसके बाद 37 और 38 आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को, क्वेश्चनों को आप पढ़ सकते हो भाई, इधर हिंदी में भी है और ये आपका इंग्लिश में है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द बेनिफिट ऑफ फिटनेस, फिजिकल फिटनेस? कौन सा जो है फिजिकल फिटनेस का बेनिफिट नहीं है? और खालिस्तान कैन इंक्रीज मसल मास एंड इम्प्रूव फिजिकल स्ट्रेंथ, कौन सा जो है आपकी मसल मास को इंक्रीज करेगा और फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा? हिंदी में पढ़ सकते हो भाई। तो यहाँ राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 37 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, क्वांटिटिव लाइफ। ये कोई बेनिफिट नहीं होता फिजिकल फिटनेस का। और यहाँ पे राइट आंसर 38 में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, एसेंट्रिक ट्रेनिंग, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा भाई। 39, खालिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर फॉर और करेक्टराइजिंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर बताओ जब ह्यूमन को आप कैटेगराइजिंग करेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर के आधार पे, तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी भाई, बॉडी कॉम्पोजिशन। ऑप्शन सी बॉडी कॉम्पोजिशन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान करना है। मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, आपको नजर आए ताकि पूरा क्वेश्चन देख लो भाई। ऑप्शंस इधर ही दे रखे हैं, सिर्फ यहीं से चूज करना आपको राइट आंसर। इधर सिर्फ हिंदी बना रखी भाई। फ्लेक्सिबिलिटी होगी लचीलापन, इसके सामने 50 मीटर डैश यहाँ पे लिख दिया। स्पीड होगी तो इसके सामने लिख दिया, यहाँ पे नीचे लिख दिया बैठो पहुंचो और परीक्षण। मस्कुलर इंडोरेंस मांसपेशीय, इसके नीचे लिख दिया स्टल सहिष्णुता भाई। और एजिलिटी फुर्ती ऊपर उठना। तो बताओ क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से चूज कीजिए, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान कर दीजिए भाई 40 नंबर क्वेश्चन में। और राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, फ्लेक्सिबिलिटी किससे मापते हैं? सिट एंड रीच टेस्ट, स्पीड 50 मीटर डैश से, मस्कुलर इंडोरेंस पुलअप से, एजिलिटी स्टलरन से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। ये बताओ नेक्स्ट, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। 1 मिनट।
ओके चलो 41 और 42 दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं भाई, और ये 42। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज नेसेसरी इन डेवलपिंग। 41 में राइट आंसर बता दीजिए भाई। इसके विकास में सहायक है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। और थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेसिटी कैन नॉट बी असेस्ड, किसके द्वारा ओबेसिटी नहीं मापी जा सकती है और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो है क्या डेवलप करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 41 में ऑप्शन डी भाई, 41 में ऑप्शन डी। और थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेसिटी कैन नॉट बी असेस्ड, यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी भाई। ओबेज मीटर ऐसा कोई तरीका नहीं होता है ओबेसिटी को मापने का भी, बाकी सारे तरीके हैं। पोंडल्स मास, बॉडी मास इंडेक्स हो गया, पोंडरा इंडेक्स हो गया, बायो इम्पिडेंस असेसमेंट हो गया, ये सारे तरीके हैं भाई। 43 का बता दो चलो, कौन सा जो है मोटर रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है भाई, कौन सा है? ऑप्शन सी भी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये बताओ कैलिस्थेनिक क्या इंप्रूव करती है? कैलिस्थेनिक जो एक्सरसाइज है वो क्या इंप्रूव करेंगी? जल्दी फास्ट भाई, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी भाई, ऑल ऑफ द अबव, सभी चीजों को डेवलप करती हैं भाई। ठीक है, इंप्रूव करती हैं। चलो 45 में बता दो फिर, क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें मैं समय दे रहा हूं आपको, अच्छा थोड़ा सा पढ़ लो क्वेश्चन को, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है लेकिन आप पढ़ सकते हो भाई। हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तो यहां राइट आंसर मैं बता देता हूं, ऑप्शन ए भाई, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अकर्मणीयता का सिद्धांत इसको बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है भाई। इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, मैं पढ़ूंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई। अच्छा ये बताओ, साइकिलिंग इज हेल्पफुल फॉर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इट इज एन खालिस्तान एक्सरसाइज, ये किस प्रकार की एक्सरसाइज है? साइकिलिंग एक तरीका है भाई अपनी फिजिकल फिटनेस को डेवलप और उसको मेंटेन रखने का, तो ये किस प्रकार की एक्सरसाइज है? किस प्रकार की एक्सरसाइज है? एक्रोटिक भाई, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, 47 और 48 दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस फिजिकल फिटनेस, यहां शब्द आएगा भाई फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। ठीक है, फिजिकल फिटनेस बताओ कौन सा फैक्टर फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करता है? और ये बता दो भाई, रिदमिक एक्सरसाइज आर फॉर्मुलेटेड थ्रू, रिदमिक एक्सरसाइज किसके द्वारा, किसके माध्यम से बनाई जाती हैं भाई, किसके माध्यम से की जाती हैं ये बता दो, या किस प्रकार की एक्सरसाइज है रिदमिक एक्सरसाइज ये बता दो। तो आपकी जो फिजिकल फिटनेस को सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं। और रिदमिक एक्सरसाइज को किसकी मदद से आप कर सकते हो? एरोबिक एक्सरसाइज, मतलब ये एरोबिक एक्सरसाइज एक प्रकार की एरोबिक एक्सरसाइज होती है भाई। इतनी बात आपको समझ आ गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो ये बताओ, कौन सी डिजीज जो है सामान्य जब आपदा आती है, आपदा का प्रकोप आता तो नहीं फैलती है आपदा के कारण, कौन सी डिजीज है वो? जल्दी बता दो भाई। जल्दी भाई, फास्ट। तो कौन सी नहीं फैलती है भाई? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। ठीक, ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस किसी आपदा के दौरान नहीं फैलती है। और नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, आपने पढ़ भी लिया होगा, 50 और 51 दो क्वेश्चन है भाई। अब ये जो क्वेश्चन आएंगे ना कुछ एक आगे 10-15 में बड़ा स्पीड से चलूंगा यहाँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आपको पता होगा ऑलरेडी भाई। जैसे इंडियन टीम पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है इंडियन टीम जो पार्टिसिपेट करती है ओलंपिक के अंदर? तो ये ऊपर वाले का आंसर दे दो आप मेरे को एक बार, 50 नंबर क्वेश्चन का।
क्या होगा राइट आंसर 50 में? ऑप्शन सी भाई, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहलाती हैं भाई। लार्ज मसल ग्रुप यूज हो और कंटिन्यूसली हो और रिदमिक वे में हो तो डीएसएसबी ने माना था भाई इसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो आप डीएसएसबी के अकॉर्डिंग जाएं, इस क्वेश्चन को रट लें, एज इट इज आपके पेपर में आ सकता है भाई। और किसके द्वारा कंट्रोल होती है टीम हमारी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करती है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा भाई। ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब हुए? आपको पता होना चाहिए 1896। मैंने कहा ना थोड़ा सा स्पीडली हम चलेंगे। और फिर आईयूए कब बना? आईयूए कब बना? आईयूए कब बना भाई? ये बना था 1927 में, आपको पता है, 1927 में। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है बहुत फेमस, फिजिकल एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन। ये बात किसने कही? ये बात किसके उसमें लिख रखी चार्टर में भाई? तो ये यूनेस्को के चार्टर में, आपको पता होना चाहिए। तो ये ज़्यादा समय लेने के क्वेश्चन नहीं है भाई, ये आपको उंगलियों पे होने चाहिए। हार्ट रेट को कैसे डिफाइन करोगे आप? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन भी, इजी भी है भाई। चलो जल्दी बताओ किस प्रकार से डिफाइन करोगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ राइट आंसर ज़्यादा समय देने का नहीं है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है बार बार। नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट, 1 मिनट में हार्ट ने कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट किया भाई। और रिकेटस एसोसिएटेड विद, रिकेटस किससे जुड़ा है भाई? रिकेटस किससे जुड़ा है? पिजन चेस्ट से भाई, कबूतर छाती से भाई। ठीक है, कबूतर जैसी छाती हो जाती है रिकेटस बीमारी में भाई। चलो ये बताओ, 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे अच्छा और इफेक्टिव मेथड बताओ उस ब्लीडिंग को रोकने का। और कितने परसेंटेज जो है वाटर होता है ह्यूमन बॉडी में, जल्दी बता दो भाई। कितना परसेंट वाटर होता है ह्यूमन बॉडी में, जल्दी बता दो भाई। कितना होता है? ऑप्शन सी डी भाई, 70%। और सबसे बेस्ट वे डायरेक्ट प्रेशर ऑन वाउंड, डायरेक्ट प्रेशर ऑन वाउंड सबसे बेस्ट वे होता है। ठीक है। और वैसे 65 से 80 होता है, लेकिन हम 70 के साथ जाएंगे मिडिल वैल्यू के साथ। ठीक है, 65 से 80% हो सकता है, आप 70 के साथ जाएंगे एग्जाम में मिल जाए तो। ठीक है। चलो इसके बाद, इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट मसल, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी मसल भाई, जल्दी बता दो। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी मसल। और नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन मसल फाइबर द प्रोटीन प्रेजेंट, मसल फाइबर के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है भाई? दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर आप मेरे को बता दो जल्दी भाई, फास्ट। तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट मसल कौन सी भाई? 59 में राइट आंसर ग्लूटियस मैक्सिमस, आपको पता होना चाहिए। और दोनों ही होते हैं भाई, बार बार आता है क्वेश्चन, बड़े इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, लेकिन पेपर में यही गलतियां करते हैं हमेशा। 60 में राइट आंसर बोथ भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, जब आप फुटबॉल खेल रहे हो तो कौन सी एनर्जी यूज करोगे? और खालिस्तान इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ जॉइंट, स्टडी ऑफ जॉइंट को क्या बोला जाता है भाई? जल्दी भाई, फास्ट। तो यहां राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 61 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी। और जॉइंट का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी भाई, ऑप्शन ए। चलो वेरी गुड। ये बताओ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब शुरू हुए भाई? कब शुरू हुआ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? जल्दी बता दो, इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। 91-92 भाई, इन दीवारों की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं थोड़ा। 91-92। चलो ये बताओ, 16वें कॉमनवेल्थ गेम्स में किस कंट्री ने मैक्सिमम मेडल्स जीते थे भाई? 64 में, जल्दी भाई, फास्ट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी भाई, ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यंग जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें किस प्रकार का मोटिवेशन काम नहीं करता है भाई यंग चिल्ड्रन में? और 66 में भी बता दो, आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तीनों में ही होगा राइट आंसर, कौन सा होगा बता दो मैं आपकी समस्या को थोड़ा सा। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसमें फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण होता है? जल्दी बता दो भाई। तो छोटे बच्चों में कौन सा मोटिवेशन लागू नहीं होता? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो बाहरी मोटिवेशन के लिए काम करते हैं हमेशा। और ऑप्शन 66 में हो जाएगा, नॉर्मली ड्यू टू मिसमैच्ड लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड एबिलिटी भाई, जो सामान्य आकांक्षा और अक्षमता के क्षेत्रों में अंतर होने के कारण जो है वो इरिटेट हो जाते हैं भाई, निराशा की भावना उनके अंदर आ जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो। चलो बताओ, 67 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर भाई।
67 क्या होगा राइट आंसर 67 में? ऑप्शन सी भाई, पीयर ग्रुप। एडोलसेंस के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है? पीयर ग्रुप का। चलो 68 नंबर क्वेश्चन में बता दो भाई। फिजिकल एजुकेशन का सबसे उपयुक्त पाठ्यक्रम कैसे हो? जल्दी फास्ट। पुटिंग एजुकेशनल फिलोसफी इनटू एक्शन भाई, सबसे बेस्ट मेथड है शिक्षा तत्व ज्ञान को कार्यान्वित करना भाई, कार्यान्वित करना। ठीक है, चलो बताओ नेक्स्ट। सबसे पहले कौन सी जो स्कीम आई थी फिजिकल एजुकेशन को स्कूलों में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए? 69 में। जल्दी भाई फास्ट। ऑप्शन बी भाई, नेशनल फिटनेस क्रॉप्स वो स्कीम थी जिसके द्वारा स्कूल्स में जो फिजिकल एजुकेशन को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था। चलो नेक्स्ट बताओ। भारत की जो इंडिजीनियस फिजिकल जो एक्टिविटीज होती थी, देसी जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, उसको किसने, कौन सी संस्था ने आगे बढ़ाया भाई? फास्ट। ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती ने भी। चलो ये बताओ एटीपी कहाँ पे स्टोर होता है? जल्दी फास्ट। कहाँ पे होता है? मसल्स के अंदर। ज्यादा समय लेने का क्वेश्चन है ही नहीं। चलो नेक्स्ट दो क्वेश्चन बताओ। हेयरलाइन फ्रैक्चर का दूसरा नाम और एक एवरेज जो अडल्ट होता है उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम भाई। जल्दी बता दो दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर। ज्यादा समय लेने के क्वेश्चन नहीं है भाई, बता देता हूं मैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। फास्ट भाई। क्या होगा? हेयरलाइन फ्रैक्चर क्या होता है भाई? ऑप्शन बी भाई, इन्फ्रैक्शन फ्रैक्चर भाई। इन्फ्रैक्शन फ्रैक्चर इसका दूसरा नाम, याद रखना। और अडल्ट की जो होती है स्ट्रोक वॉल्यूम वो 17 ml होती है भाई। इतनी बात आपको याद रखनी, एवरेज। चलो नेक्स्ट टू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं भाई। एक्सरसाइज कर रहे हो सीवियर इंटेंसिटी के साथ, तो एनर्जी कहां से यूज करोगे आप? किस प्रकार की एनर्जी को ज़्यादा यूज करोगे, कम यूज करोगे? जल्दी बताओ, ऑप्शन देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश में। और मिनरल्स जो हमारे ब्रेन, नेल्स और हेयर को हेल्दी रखते हैं वो कौन सा मिनरल है? वो जल्दी बता दो भाई, फास्ट। तो 74 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट भाई। सीवियर इंटेंसिटी के साथ जब आप एक्सरसाइज करते हो तो कार्बोहाइड्रेट दरअसल वहां पे यूज होती बहुत ज़्यादा। और कौन सा मिनरल जो है हेल्दी रखता है आपके ब्रेन, नेल्स, हेयर को, जो है वो रखता है सल्फर भाई। ऑप्शन सी सॉरी, सल्फर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। टू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। स्पोर्ट्स इंजरी से कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए आप किसके ऊपर डिपेंड रहते हो? और सबसे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा प्रोटीन का सोर्स नहीं है भाई? जल्दी बता दो। किसके ऊपर डिपेंड रहते हो? बोथ ऑफ दीज, फिजियोथेरेपी के ऊपर भी और करेक्टिव एक्सरसाइज के ऊपर भी। और किस में नहीं होता प्रोटीन? ऑयल में नहीं होता, बाकी सब में होता है। चलो बताओ 78 और 79 भाई। सर्किट ट्रेनिंग इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ डेवलपिंग। क्या डेवलप करने का इफेक्टिव मेथड है सर्किट ट्रेनिंग? और टू टेक पेनल्टी स्ट्रोक इन हॉकी, एनी स्किल कैन बी यूज्ड एक्सेप्ट। कोई भी स्किल यूज की जा सकती है, एक को छोड़ के, वो बतानी है आपको। ठीक है, तो सर्किट ट्रेनिंग से क्या डेवलप होगा भाई? ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी। स्ट्रेंथ, इंडोरेंस आप डेवलप कर सकते हो स्ट्रेंथ सर्किट ट्रेनिंग से। और क्या चीज़ आप यूज नहीं कर सकते? हिट नहीं कर सकते बॉल को भाई, हिट। पुश कर सकते हो, फ्लिक कर सकते हो, स्कूप कर सकते हो, हिट नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट बताओ। दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी? वेरिएबिलिटी का नापने का सबसे बेहतर तरीका और वो इंस्ट्रूमेंट जो लंग्स की कैपेसिटी को मापता है भाई। 80 नंबर क्वेश्चन में जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर। किससे मापोगे वेरिएबिलिटी? स्टैंडर्ड डिविएशन बेस्ट मेथड होता है भाई। और इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स लंग्स कैपेसिटी,
वो क्या होता है? वेट स्पायरोमीटर। ऑप्शन सी भाई, वेट स्पायरोमीटर। अब ये बताओ, ट्रेडमिल से आप क्या माप सकते हो? और फिजिकल एजुकेशन इज एन एजेंसी थ्रू इट्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड डाइवर्स फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज फुलफिलिंग द। चलो जल्दी बताओ दोनों का क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। ट्रेडमिल से क्या नापते हो आप? क्या माप सकते हो? वर्क डन इन रनिंग, ऑप्शन डी। और यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल ऑब्लिगेशन भाई, सोशल ऑब्लिगेशन। हिंदी में भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद ये बताओ भाई, डेफिनेशन थोड़ी बढ़ा दी हमने, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी की डेफिनेशन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब बताओ ये डेफिनेशन किसकी है? शॉर्ट बट फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हैप्पी स्टेट इन द वर्ल्ड इस डेफिनेशन ऑफ किसकी है? डेफिनेशन जॉन लॉक की है भाई, जॉन लॉक। नेक्स्ट, द डोमेन दैट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ मोटर स्किल इज। कौन सा वो डोमेन है जो हमारे जो कंसर्न विद द डेवलपमेंट एंड मोटर स्किल से संबंधित है? मोटर स्किल को डेवलप और उसको इंप्रूव करने से संबंधित है। कौन सा डोमेन है वो? साइकोलॉजी की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जो 3 आवर की कंटिन्यू हमारी रैपिड क्लास थी उसके अंदर। तो ये साइकोमोटर डोमेन के अंदर आते हैं भाई, जो भी हमारी गामक अक्षमताएं होती हैं ना, मोटर स्किल होती हैं, वो गामक अक्षमताओं के अंदर आती हैं साइकोमोटर डोमेन के अंदर। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ो और बताओ भाई राइट आंसर। खुद पढ़ो इसको और जल्दी बता दो भाई। 86 का राइट आंसर जल्दी बता दो, किसकी है डेफिनेशन? किसकी है? प्लेटो की है भाई, ऑप्शन बी प्लेटो, प्लेटो की। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। एक 1 मिनट भाई, 86 हो गया हमारा, 87 पे आ गया ना। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बता दो भाई, जल्दी बताओ भाई, डेफिनेशन से जल्दी बताओ। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी फॉर, किस लिए? 87 में बता दो भाई। कंप्लीट लिविंग भाई, पूर्ण जीवन के लिए। और जेपी थॉमस के अनुसार द एंड ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑल एजुकेशन ऑल ट्रेनिंग शुड बी, क्या होगा? मैन मेकिंग भाई, ऑप्शन सी मैन मेकिंग। चलो नेक्स्ट बताओ, 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। स्वामी विवेकानंद का एक फेमस वाक्य है, वो पूरा करना है आपको। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का कौन सा जो है न्यू ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो बताना है भाई। 89 में राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल ग्राउंड भाई। स्वामी विवेकानंद ने कही थी ना, प्रेजेंट में भारत को जो गीता के बजाय फुटबॉल ग्राउंड्स की अधिक जरूरत है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल डोमेन भाई। ये कोई नया ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत पुराना ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन का। चलो 91 और 92 में बताओ भाई, किसकी डेफिनेशन? बड़ी फेमस डेफिनेशन है भाई ये, और आपके एग्जाम में पक्का आने की संभावना। और जेबिनेस की भी बता दो बात भाई यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू जेबिनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कैम टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। तो ये डेफिनेशन भाई डेल्बर्ट ओब्रीट्यूफर की, ये बात याद रखना, डेल्बर्ट ओब्रीट्यूफर की। और जेबिनेस के अनुसार कौन सा फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, कैरिकुलम डेवलपमेंट कोई भी ऐसी ऑब्जेक्टिव जो है जेबिनेस ने नहीं बताया था भाई, ठीक है। इसके बाद 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो शारीरिक शिक्षा की व्याप्ति के अंतर्गत परिभाषित नहीं है? 93 में बता दो भाई राइट आंसर। ऑप्शन डी भाई, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है, ऑप्शन डी।
94 बता दो भाई। नाइन्टी फोर बता दो। ऑप्शन ए भाई, आर्ट एंड साइंस। ऑप्शन ए, आर्ट एंड साइंस। चलो नेक्स्ट बताओ। जल्दी भाई। 95। पढ़ो डेफिनेशन को, जल्दी दो राइट आंसर। ब्राउनिंग की सुझाई हुई पंक्तियां। अरे परंतु एक व्यक्ति की पहुंच अपनी पकड़ से बाहर होनी चाहिए, अन्यथा सौवर्ग किस लिए है? तो ये क्या है? एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन है भाई ये। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन को, बार बार एक बात को मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एक्सप्लेनेशन का समय नहीं भाई, कहीं ये सोचो मैं बोल क्यों नहीं रहा कुछ भी। आपको पेपर जैसा माहौल मैं दे रहा हूं भाई। फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, और खालिस्तानों की व्हेन द टॉप layer of skin is scraped away and the blood capillaries exposed। फिजिकल एजुकेशन की फिलोसफी किससे संबंधित है? 96 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर भाई? ऑप्शन बी, प्रेगमेटिज्म से संबंधित है भाई, प्रयोगवाद। क्योंकि हम प्रयोग करते रहते हैं ना, प्रैक्टिकल होते हैं। और बताओ नेक्स्ट, इंजरी से संबंधित है, स्किन की इंजरी से संबंधित बात हो रही, तो क्या किस प्रकार की चोट होगी? अगर ऐसी सिचुएशन होगी तब होती है जब त्वचा की ऊपरी परत निकल जाती है और रक्त वाहिकाएं दिखने लगती हैं, तो ये अबर्जन होता है भाई, अबर्जन, खरोच। ठीक है, हिंदी वाले आज पूरे खुश होंगे ना, एक एक चीज क्लियर दिख रही है आज बड़ी स्क्रीन के ऊपर। चलो नेक्स्ट बताओ 98 में। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बस देखना आपको। कोई जॉइंट है वो ओरिजिनल प्लेस से जो स्लिप हो जाता है, निकल जाता है, अपनी नेचुरल जगह होती है वहां से, तो वो क्या होगा? डिसलोकेशन होगी वो। ऑप्शन सी। स्कोर जरूर बताएं भाई, आज कमेंट में क्या रहेगा आपका स्कोर, देखते हैं आज। फिर आपका इंजरी से संबंधित क्वेश्चन। क्या हुआ राइट आंसर? ऑप्शन बी भाई, मसल स्ट्रेन। मसल स्ट्रेन कहलाती है। ठीक है, ओके, मसल स्ट्रेन। नेक्स्ट बताओ। सौ नंबर में जल्दी बता दो भाई। लिगामेंट स्ट्रेच हो गया तो क्या होगा? स्प्रेन होगा। लिगामेंट का जिक्र आ गया, स्प्रेन। टेंडन का जिक्र आता तो स्ट्रेन। वेरिफिकेशन, मसल का जिक्र आ गया तो भी स्ट्रेन, क्योंकि टेंडन मसल से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे तो राइट आंसर स्प्रेन हो जाएगा, कोई कंफ्यूजिंग है ही नहीं, लिगामेंट का जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट बताओ भाई, 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट 101 और 102। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, आप स्पोर्ट्स में आपको चोट लगी, उसका ट्रीटमेंट करोगे सीक्वेंस। और स्पोर्ट्स इंजरी से बचने के लिए क्या क्या तरीके आप अपना सकते हो भाई? तो 101 में बताओ भाई सीक्वेंस क्या हो जाएगी? राइस, RICE, राइस, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। आजकल पी भी जोड़ दिया इसमें। ठीक है, पी का मतलब बता दो मेरे को कमेंट बॉक्स में। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिकॉशन प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो प्रॉपर टेक्निक अगर आप यूज करोगे तो इंजरी से बच सकते हो भाई। ठीक है, 102 में। ठीक है सॉरी, इसके बाद है सिम्टम्स ऑफ स्पोर्ट्स, सॉरी, सिम्टम्स ऑफ हार्ट इंजरी आर। हार्ट इंजरी के सिम्टम्स बता दो भाई जल्दी। उलझन, सिरोभ्रमण, छाती पर ठंड, उपरोक्त सभी। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही लक्षण आपके हार्ट पे कोई चोट वगैरह लगी तो। 100 क्वेश्चन से ऊपर हम पहुंच चुके हैं भाई, धीरे धीरे करके हमारा कारवां 200 क्वेश्चंस की तरफ पहुंच रहा है। चलो ये बताओ, लूजिंग टू मच फ्लूइड कैन लीड टू हार्ट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक एंड इज नोन एज। नाम बताओ भाई, क्या कहलाएगा ये? रिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ऑल ऑफ द अबव।
मतलब आपने ज़्यादातर जो है फ्लूइड अपने शरीर का लूज कर दिया और लू लग गई आपको भाई, एक प्रकार से हीट स्ट्रोक लग गया, तो वो क्या कहलाएगा? वो रिहाइड्रेशन है, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन है, ऑल ऑफ द अबव। तो वो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी होगी शरीर में, सीधी सी बात है। तो डिहाइड्रेशन वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज बहुत टफ बना रखी है लेकिन आप देखोगे तो। चलो नेक्स्ट बताओ। रोटेटर कफ मसल का जिक्र है, तो पूछा कितने मसल्स का ग्रुप होता है रोटेटर कफ टोटल भाई? ह्यूमरस हड्डी के इर्द गिर्द होती है रोटेटर कफ मसल, तो उसमें पूछा कितनी मसल्स मिलके वो ग्रुप बनाती हैं रोटेटर कफ ग्रुप? तो कितनी होती हैं भाई? 4। ऑप्शन ए भाई, 4 होती हैं टोटल। ठीक है, चलो ये बताओ 6 और 7 नंबर क्वेश्चन। सात नंबर भी आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी भाई, फास्ट। तो 6 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, ब्लिस्टर होता है, ये छाला हो जाता है, फफोले बोल लो इसको। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, समझ। और फ्रिक्शन बिटवीन बोन एंड टेंडन लीडिंग टू द टूल इन्फ्लामेशन इज नोन एज। बताओ, बोन और टेंडन के बीच जो इन्फ्लामेशन हो गई फ्रिक्शन के कारण, तो वो क्या कहलाएगा? किस प्रकार की इंजरी होगी वो? टेंडन टीज भाई, टेंडन टीज ये कहलाएगा। ठीक है, टेंडन का जिक्र है और टेंडन और बोन के बीच समस्या है, तो टेंडन टीज। ठीक है, इंजरी से संबंधित देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आपका ज्ञान पता चल जाएगा इंजरी के बारे में, कितना ज्ञान आपको। चलो ये बताओ, रिजल्टिंग फ्रॉम मिस लिगामेंट ऑफ नी कैप इज इन द ग्रूव। गर्त में घुटने की टोपी के गलत संरेखण का परिणाम खालिस्तान होती, क्या होगी भाई? किसका परिणाम होती है इंजरी, बता दो 108 में। या रनर नहीं होता है भाई, ये रनर नहीं, रिजल्ट फ्रॉम द मिस लिगामेंट ऑफ नी कैप इन द ग्रूव। ठीक है, समझ गए, रनर नहीं बोला जाता है इसको। चलो 10, 9 और 10 आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। और ये भाई, जल्दी बताओ भाई, 9 और 10। किसको दिया जाता है कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन? ये ट्रीटमेंट किसको दिया जाता है फील्ड के ऊपर? जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ हो भाई। ठीक है, और ये है द इंट्रिंसिक फैक्टर दैट में काज इंजरीज टू एथलीट बॉडी आर, मतलब अंदर के जो फैक्टर, हमारी बॉडी के जो इंटरनल जो फैक्टर होते हैं जो हमें चोट लगा दे सकते हैं खेल के दौरान, क्या होते हैं वो? मसल्स इम्बैलेंस हो रही तो भी पुअर प्रिपरेशन, पुअर टेक्निक, ये सारी जो है इंटरनल चीज़ें हैं भाई, इनकी वजह से भी कई बार चोट लग जाती है। एक्सटर्नल चीज़ें कौन सी? आप कहीं से टकरा जाओ, किसी दूसरे प्लेयर से टकरा जाओ, वो तो ये सारी इंटरनल है, हमारी खुद की समस्याएं होती हैं। 11 और 12 भाई, कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? और है नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, कौन सा जो है कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है? 111 और 112। तो 112 में हो जाएगा वेरिकोज वेन्स, और यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 111 में ऑल ऑफ द अबव भाई। सभी कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड बॉडली फ्लूइड, ब्रीथिंग इन एन एयरबोर्न वायरस और बीइंग बिटन बाय इंसेक्ट, सभी के द्वारा हो सकता है। चलो बताओ 13 और 14, फुल फॉर्म बता दो HIV की। और टर्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय द एक्सटर्मिनेशन ऑफ द इन्फेक्टियस एजेंट इज नोन एज, मतलब यहां देखो संक्रमण वाहक को बाहर निकालकर सभी संक्रमणों को समाप्त करना क्या कहलाता है? एलिमिनेशन कहलाएगा, कंट्रोल कहलाएगा, इराडिक्शन कहलाएगा, ऑल ऑफ द अबव क्या कहलाएगा? उन्मूलन भाई, इराडिक्शन, बीमारी का मतलब उन्मूलन होना, खत्म होना। ठीक है, और फुल फॉर्म ऑफ HIV ये क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस भाई, ऑप्शन बी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रह जाएंगी, तो हम आगे बढ़े। गुड,
चलो बताओ 15 और 16। Which of the following is not the symptoms of HIV/AIDS or hepatitis B is contagious disease that result from? 15 और 16 भाई। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 में? स्पॉन्डिलिटीज भाई। ये जो है कोई इसकी सिम्टम्स नहीं है चाहिए कि बाकी सारे हैं भाई। स्लो लिम्फ नोड्स, वेट लॉस हो जाएगा, फटीग हो जाएगी। और हेपेटाइटिस बी जो है किसकी वजह से फैलता है भाई? किसके रिजल्ट मतलब किस हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो खालिस्तान में परिणत होता है, मतलब किसके परिणाम के कारण होता है, किस वजह से होता है भाई। 116 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा लीवर इन्फेक्शन। हमने पढ़ा भी था ना करेक्शन में कि लीवर को प्रभावित करता है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है हेपेटाइटिस बी। हमने आज करेक्शन में पढ़ा भी था वीडियो के शुरुआत में। और लीवर अगर इन्फेक्ट होगा तो वहां से संभावना बन जाती है हेपेटाइटिस बी के फैलने की भाई। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं भाई। Symptoms of acute hepatitis B virus infection or which of the following considered as the lifelong infection? हमने पढ़ा भी था कल श्याम के प्रैक्टिस सेट में था स्लो किलर, शायद धीमी मौत, या कल हमारी महापंचायत की क्लास में था धीमी मौत किसको कहते हैं। और सिम्टम्स बता दो वायरस हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, जॉन्डिस। ऑप्शन ए 117 में राइट आंसर हो जाएगा जॉन्डिस भाई। और जो लाइफ लॉन्ग जो इन्फेक्शन होता है वो होता है हेपेटाइटिस सी भाई। हेपेटाइटिस सी होता है, याद रखना ठीक है। जो धीमी मौत होती है लगातार मारता रहता, आदमी को मारता भी नहीं है भाई, तड़फा तड़फा के मारता है। 19 और 20। टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज है दैट इज काज्ड बाय बैक्टीरिया जर्म दैट अटैक द। टीबी कहाँ पे अटैक करता है ये पूछा है। और ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी है किस वे में नहीं फैलता भाई वो पूछा है, मतलब किस तरीके से नहीं फैलता। तो टीबी तो लंग्स पे अटैक करेगी, सांस की बीमारी होती है भाई। और किससे नहीं फैलता? तो ऑल ऑफ द अबव भाई। नॉट स्प्रिट टचिंग बेड लाइंस और टॉयलेट सीट्स, शेकिंग समवन हैंड, शेयरिंग फूड और ड्रिंक, इनसे नहीं फैलता भाई, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव आंसर दे रखा है डीएसएसबी, तो हम डीएसएसबी के साथ बहस नहीं कर सकते भाई। तो शेकिंग समवन हैंड, शेकिंग ये क्वेश्चन शायद गलत दे रखा होगा, हो सकता है, लेकिन डीएसएसबी ने माना था ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर भाई। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग जरूर था क्वेश्चन, लेकिन कह नहीं सकते कुछ भी इसको। देख लो, आपको आ जाए तो पेपर में ऑल ऑफ द अबव कर देना भाई। 21 और 22 आ गया भाई। कौन सी बीमारी वैक्सीन से नहीं प्रिवेंटेबल है? और विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। और कौन सी बीमारी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं हो सकती है? हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं भाई। तो 121 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस भाई। जो बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं हो सकती और वैक्सीन से कौन सी नहीं ठीक हो सकती? 122 में राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस सी भाई। हेपेटाइटिस सी की कोई भी वैक्सीन नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग अगर आपको एक बार हो गया तो रहेगी ये बीमारी। दोनों ही किस्म को दिमाग में बैठा लो भाई। अच्छा, वर्ल्ड एड्स डे कब बनाया जाता है भाई? प्रत्येक साल कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को। चलो नेक्स्ट, मलेरिया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्टिविटी आज आर। मलेरिया रोकथाम और नियंत्रण गतिविधियां हैं, क्या है भाई? 124। ऑल ऑफ द अबव भाई। ये सारे ही तरीके हैं भाई जिससे आप मलेरिया की रोकथाम कर सकते हो। चलो ये बताओ, द क्राइटेरिया दैट नीड टू बी मीट द डायग्नोस ए हेपेटाइटिस इन्फेक्शन आर। हेपेटाइटिस संक्रमण का पता लगाने का एक आवश्यक मानक क्या है भाई? कैसे पता लगाओगे? तो सारी हैं भाई,
रूट ऑफ इन्फेक्शन ए, रिजर्वोयर, रूट ऑफ एंट्री, कैसे उसने एंट्री की, ऑल ऑफ द सारी है। हमारे कुल 75 क्वेश्चन और बचे हैं भाई, कवर कर देंगे नेक्स्ट इन्हें 40 मिनट के अंदर। चलो नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज एज साइकोलॉजिकल इशू दैट टीन्स डील्स विद ड्यूरिंग देयर एडोलसेंट ईयर। भाई एडोलसेंट ईयर के अंदर क्या क्या समस्याएं फेस करते हैं टीन एजर, वो बतानी है आपको। 126 में क्या फेस करते हैं, एस्टेब्लिश्ड एंड आइडेंटिटी, एस्टेब्लिश्ड एंड ऑटोनॉमी, एस्टेब्लिश्ड एंड इंटीमेसी। भी क्या सामना करना पड़ता है, सभी का करना पड़ता है। आइडेंटिटी की लड़ाई होती है, ऑटोनॉमी की लड़ाई होती है, इंटीमेसी की लड़ाई होती है, सारी चलती रहती हैं कुछ किशोरों के अंदर। चलो नेक्स्ट बताओ 127, कौन सी जो है मेजर प्रॉब्लम नहीं है एडोलसेंट के साथ जुड़ी हुई। ऊपर वाले किस्म में समस्याएं देखी, इसमें ये बताओ दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी समस्या नहीं होती उनको। प्रॉब्लम ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर पक्का होता है, टिपिकल अग्रेशन किसी विशिष्ट प्रकार का अग्रेशन नहीं करते हैं भाई वो। प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्स भी होते हैं उनको, और लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड ये भी होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई, किसी विशिष्ट प्रकार का आक्रमण वो नहीं करते हैं, लेकिन आक्रमणशील स्वभाव जरूर होता है उनका। चलो 128 का बता दो फिर, फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, जल्दी बता दो भाई। ऑप्शन 1 भाई, सामाजिक मामला, परिवार एक सामाजिक मामला है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी सारे हैं भाई ये फैमिली के बारे में सत्य हैं भाई, कल भी हमने डिस्कशन किया था, आज फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलो बताओ 129 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती किशोरियां विशेष करके जो बहुत कम आयु की होती हैं, जिन्हें माता पिता की देखभाल नहीं मिलती, वे 20 साल की महिलाएं जिन्हें खालिस्तान की चिकित्सक समस्याएं हैं, उनसे सर्वाधिक सम्मान होती हैं। किस मामले में भाई, उनमें क्या समस्याएं ज़्यादा पाई जाती हैं, ये पूछा यार मैं डायरेक्टली आपको समझाऊं तो। कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं अगर उनकी माता पिता ने बचपन में अच्छी देखभाल नहीं की और बहुत कम उम्र में गर्भवती हो जाती हैं, तो उनमें क्या समस्याएं देखी जाती हैं। उनमें एनीमिया एंड टॉक्सीमिया जैसी समस्याएं जो है देखी जाती हैं। ठीक, ऑप्शन बी। चलो 130 नंबर बता दो फिर, क्या 130 नंबर, डिप्रेशन इज ए करेक्टराइज्ड बाय मोर एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, सैडनेस, आइसोलेशन, वरी, विड्रॉल एंड वर्थलेस दैट लास्ट फॉर। कितने दिन से जारी होती है फीलिंग जिसको आप डिप्रेशन कह सकते हो, तो कितने दिन से भाई, क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए भाई, 2 वीक और मोर, 2 हफ्ते या इससे ज्यादा का समय जब ऐसे रह जाता तो उसको डिप्रेशन आप बोल सकते हो। चलो 131 बता दो भाई, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई। बेटर एक्सेस टू खालिस्तान एंड सर्विस कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम प्रेग्नेंट एंड गिविंग बर्थ एट टू यंग एज। कल भी ये क्वेश्चन आया था, आज फिर आ गया भाई, जल्दी बता दो। तो यहाँ पे समय लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव इन्फॉर्मेशन जो बचा सकती है ऐसी समस्याओं से भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, पेरेंट्स कैन प्रिवेंट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम यूजिंग ड्रग्स बाय। क्या यूज करके वो जो है अपने बच्चों को बचा सकते हैं पेरेंट्स ड्रग्स से। 132 में ऑप्शन डी भाई, सभी के द्वारा, रोल मॉडलिंग, ओपनिंग कम्युनिकेशन, टॉकिंग टू देम अबाउट ड्रग्स। इन सब बातों का जिक्र होगा तभी तो बचेंगे। उनके साथ कम्युनिकेशन होगा, खुला संवाद, आदर्श भी बन सकते हो, आप नशीली चीज़ों के बारे में उनसे बातचीत भी कर सकते हो भाई। चलो नेक्स्ट बताओ 133 नंबर, Children acquire skill at very early stage of their life if the Khalistan are responsive and understanding। मतलब कल ये क्वेश्चन कुछ और तरह से था, आपने देखा, आज ये क्वेश्चन कुछ और तरह से है। आज यहाँ से वो चीज़ हटा दी जो कल के क्वेश्चन में थी। कल ऑप्शन में दे दिया था अंडरस्टैंडिंग, आज वो हटा दिया। गजब कॉम्बिनेशन होता है, देखो कितना। पेरेंट्स भाई, उनके पिता जो है, माता पिता जो है,
उत्तरदायी और समझदार हैं तो जो है आरंभिक जीवन में बच्चे जो है बहुत कुछ पा लेते हैं भाई, स्किल्स वगैरह उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, बड़ा घुमाया क्वेश्चन को। चलो बताओ भाई 134 नंबर। परमिसिव पेरेंटिंग इज ए पेरेंटिंग स्टाइल in which child freedom and their autonomy are valued and parent tends to really mostly on। अनुतापद पालन पोषण उस प्रकार का पालन पोषण है जिसमें बच्चे को स्वतंत्रता और स्वाधीनता दी जाती है और माता पिता ज्यादातर खालिस्तान पर भरोसा करते हैं। किस पर भरोसा करते हैं 134 नंबर क्वेश्चन में? तर्क और स्पष्टीकरण के ऊपर भाई, रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन के ऊपर भरोसा करते हैं इस सिचुएशन में माता पिता भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। द रोल ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस कंस्टेंटली इवॉल्व बट व्हाट कंटिन्यू विदाउट चेंज इज द फैक्ट पेरेंट आर टू चाइल्ड। बच्चे के विकास की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका लगातार विकसित होती रहती है, लेकिन जो चीज बगैर परिवर्तन से चालू रहती है वह सच्चाई होती है कि माता पिता बच्चे के होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? लर्निंग मॉडल, सीखने के मॉडल होते हैं एक प्रकार से। ये चीज हमेशा बनी रहेगी, अलग अलग समय पे अलग अलग चेंजेस आए, कभी माता पिता किसी रोल में होते हैं, कभी किसी रोल में होते हैं, लेकिन सीखने के रोल मॉडल के रूप में सबसे पहली चीज माता पिता ही होते हैं बच्चे के अंदर भाई। ठीक है, बच्चे के लिए, सॉरी। नेक्स्ट बताओ 136। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन पेरेंटल केयर अमंग वोमेन। महिलाओं में माता पिता की देखभाल में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? 136 भाई। महिलाओं को प्रेरित रखता है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी तीन चीजें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं भाई। जोखिम को कम करेगा, भ्रूण शिशुओं की जटिलता जोखिम को कम करेगा और सुनिश्चित करने में मदद करता है कि महिलाओं को दी जाने वाली दुआएं सुरक्षित है। तो मोटिवेशन डजंट मैटर, लेकिन पेरेंटल केयर में ये सारी चीजें बाकी होनी चाहिए भाई। चलो बताओ 37 और 38। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ फैमिली एंड फैमिली इज द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन इज डिफाइंड बाय। ये इज है भाई, ऐसा आएगा यहाँ पे, ये कल भी आया था क्वेश्चन, इज है ये, ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ अब फैमिली के कौन से टाइप हैं भाई? तो फैमिली के कौन से टाइप है? दोनों ही हैं, एकल भी हो सकती है, सामूहिक भी हो सकती है, बोथ ए एंड बी। और किसने डेफिनेशन दी थी 138 में? इलियट एंड मेरिल ने भाई। कल भी एक क्वेश्चन आया था, आज फिर आ गया भाई। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा बिल्कुल, इलियट और मेरिल भाई। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट बता दो फिर। द फैमिली इज नॉट जस्ट ए सिंपल सेट ऑफ इंडिविजुअल एंगेजिंग इन दियर एक्टिविटीज, इट इज ए, बता दो भाई। कुटुंब केवल अपनी गतिविधियों में व्यस्त एक सामान्य समुच्चय नहीं है, वह एक क्या है? 139। फैमिली को यहाँ पे ट्रांसलेट करके कुटुंब बना दिया गया है भाई। वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सोशल फॉर्मेशन है भाई, वो कॉम्प्लेक्स सोशल फॉर्मेशन, समिश्रित सामाजिक निर्माण, समिश्र। ठीक है, मिला जुला मतलब। 40 और 41 नंबर क्वेश्चन भाई। पर्सनैलिटी के डायमेंशन कौन सा नहीं है? और प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ लर्निंग। कौन से लॉ ऑफ लर्निंग से संबंधित है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट? और कौन सा जो डायमेंशन नहीं है भाई? तो 140 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन सी भाई, साइकोलॉजिकल डायमेंशन नहीं होता है, बाकी होते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल। ठीक है, और प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी से ये जो है संबंधित है आपका प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन भी है, नहीं तो कहेंगे लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है सर वो तो, लेकिन फ्रीक्वेंसी को भी लॉ ऑफ एक्सरसाइज ही आप कह सकते हो भाई। चलो ये बताओ 142 और 143 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और इन ह्यूमन पर्सनैलिटी
इज द एंड रिजल्ट ऑफ खालिस्तान कॉम्बिनेशन? जल्दी बता दो भाई। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नर्चर एंड नेचर एंड नर्चर। भाई मैं बता दूं, फीमेल पीजीटी का डीएसएसबी का पेपर था, वहाँ पे डीएसएसबी ने राइट आंसर माना था नेचर एंड नर्चर, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा था कुछ ऐसे दे रखा था कि टोटल पर्सनैलिटी जो है किसकी रिजल्ट होती है, तो वहाँ पे नेचर एंड नर्चर आंसर दे रखा था। लेकिन ये पीजीटी मेल डीएसएसबी की आप बात करोगे तो वहाँ पे जो राइट आंसर दिया था डीएसएसबी ने पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर का दिया था, लेकिन ये डीएसएसबी का आंसर बिल्कुल गलत था। नेचर एंड नर्चर आएगा यहाँ पे राइट आंसर, नेचर एंड नर्चर, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन की कौन सी थ्योरी नहीं है? तो यहाँ पे मोटिव थ्योरी कोई थ्योरी नहीं होती, बाकी सारी थ्योरी होती हैं भाई, बाकी सारी थ्योरी होती हैं, इंस्टिंक्ट थ्योरी भी, ड्राइव थ्योरी, इंसेंटिव थ्योरी, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे किसी प्रकार की कोई थ्योरी नहीं होती है भाई। अब लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान करना है, तो मैं आपके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ऑप्शन नजर आए आपको, और अब आपको ऑप्शन दरअसल नजर आ रहे हैं भाई, देख सकते हो। तो लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान कर दीजिए जल्दी से, फास्ट। क्या हो जाएगा राइट आंसर बता दो भाई 144 में, जल्दी। ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन डी। इंटेलिजेंस क्या होती है? एग्रीगेट मेंटल कैपेसिटी। एटीट्यूड क्या होता है? थॉट ऑफ टू प्रिडिक्ट बिहेवियर। एंजाइटी क्या होती है? डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड। अराउजल क्या होता है? रेडीनेस टू परफॉर्म। बस थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करें। चलो बताओ, स्पोर्ट्स के जो एथिक्स होते हैं वो फोकस्ड होते हैं ऑन इक्विटी इन स्पोर्ट्स, विच इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। कल के पेपर के क्वेश्चन आपको याद हो तो वहां पे दे रखा था कि जो स्पोर्ट्स एथिक्स जो किसके बारे में सोचता है, तो वहां पे इक्विटी इन स्पोर्ट्स के बारे में आंसर था। आज इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 145 में, जल्दी बता दो भाई। और कल जो क्वेश्चन था उसमें जो आंसर इस क्वेश्चन का वो वर्ड भी यूज किया गया था, आपको याद हो तो। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दरअसल कल के क्वेश्चन में वो वर्ड भी यूज हुआ था, आज घुमा दी बात। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन एक्सीलेंस भाई, ह्यूमन एक्सीलेंसी। ये ह्यूमन एक्सीलेंसी कल के क्वेश्चन में दे रखा था, और स्पोर्ट्स एथिक्स कल के क्वेश्चन का आंसर दे रखा था। कैसे क्वेश्चंस घूमते हैं देख सकते हो भाई आप। इसके बाद लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान करना, तो थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर नजर आए। तो भाई यहाँ पे छोटा करने के बाद इतना आपको नजर आ रहा, तो आप देख लो कौन सा क्या होगा। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊं तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन के सामने क्या दे रखा मैं बताऊं। साइकोएनालिटिक के सामने दे रखा है व्हाट मेक्स अप पर्सनैलिटी एंड दियर रिलेशन। ट्रेट के सामने क्या दे रखा है? एडवांस इन जेनेटिक रिसर्च डेवलपमेंट साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल के अंदर दे रखा है सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंस एंड पर्सनल ग्रोथ। ह्यूमनिस्टिक के अंदर दे रखा है इनर व्यू कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल। अब ये 4 ऑप्शन मेनली ये जो वर्ड है ना, मैं आपको एक एक वर्ड बताऊं। साइकोएनालिटिक, इसके सामने ये सारे वर्ड हैं भाई, ये पैराग्राफ पूरा बन नहीं पाया इसलिए इधर आ रहा है। और ट्रेड थ्योरी के सामने ये दे रखे हैं, जैसे यहाँ से शुरू करोगे पढ़ना, यहाँ होगे फिर यहाँ। और बायोलॉजिकल के सामने ये दे रखा है सारा, और ह्यूमनिस्टिक के सामने ये दे रखा है। तो अब लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान करोगे तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर आएगा भाई, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, और स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं नेक्स्ट जाने से पहले। चलो बताओ भाई, थोड़ा सा और बड़ा करें? यस, चलो बताओ। जल्दी बताओ भाई। अग्रेशन इज ए पार्ट ऑफ मैन्स इंस्टिंक्टिव बिहेवियर एंड इज एक्सेप्टेबल एज। कल भी ये क्वेश्चन था, आज फिर बता दो। तो ये क्वेश्चन कल भी था, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये सोशल बिहेवियर के रूप में जो एक्सेप्टेबल होते हैं ये सारी चीज़ें, जो भी आपका अग्रेशन होता है नॉर्मल। 147 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान कर दीजिए जल्दी से, स्क्रीन को छोटा कर दिया, जल्दी कर दो भाई।
फास्ट, जल्दी कर दो भाई, कितना जल्दी करते हो देखते हैं। फास्ट भाई। तो यहाँ राइट आंसर बता देता हूँ बिना देरी के, ऑप्शन सी भाई। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए मैं। थोड़ा सा ओके। चलो बताओ भाई, एंजाइटी का क्या प्रभाव पड़ता है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ऊपर? मतलब एंजाइटी हैज खालिस्तान इम्प्लीकेशन इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, क्या इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है भाई एंजाइटी का? फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, दोनों पढ़ते हैं, लेकिन डीएसएसबी ने माना था फिजियोलॉजिकल, तो हम फिजियोलॉजिकल बट के ऊपर डटे रहेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद, इन्वर्टेड यू थ्योरी डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप बिटवीन। कल ये क्वेश्चन कुछ और था, आज वापस दे दिया, वापस घुमा के बता दो राइट आंसर भाई। कल जो क्वेश्चन था जो आंसर में दे दिया, कल की वीडियो देखी हो तो आपने, अराउजल एंड परफॉर्मेंस के बीच, कल पूछा था अराउजल और परफॉर्मेंस के बीच किस के द्वारा आप रिलेशन को जांच सकते हो, तो इन्वर्टेड यू थ्योरी था, आज वापस घुमा दिया। चलो बताओ, इंडिविजुअल गवर्नमेंट बॉडीज स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्जर्वेशन ऑफ, किसके ऑब्जर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कल ये क्वेश्चन उल्टा था, आज फिर उल्टा है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई 151 में? किसके लिए? ऑप्शन बी भाई, स्पोर्ट्स एथिक्स के लिए भाई, ठीक है। इसके बाद 152 और 153 दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल फैक्टर आर नॉट अफेक्टिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, और कौन सा जो टर्म है वो री इन्फोर्समेंट के साथ यूज किया जाता है भाई? तो कौन सा फैक्टर प्रभावित नहीं करता परफॉर्मेंस को? 152 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूजन भाई, एकजुटता, ठीक है। और री जो है किसके साथ यूज किया जाता है? रिवार्ड के साथ। सिनोनियम पूछा है री इन्फोर्समेंट का, तो रिवार्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट 154 एंड 155 भाई। ज्यादातर जो मोटर स्किल होती है किस एज में सीख लेते हो आप? और हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट चूजेसिव ग्रुप, सबसे ज्यादा मिलनसार समूह कौन सा होगा भाई? तो 154 में राइट आंसर हो जाएगा चाइल्डहुड में सीख लेते हो आप। ज्यादातर बच्चा दौड़ना उठना भागना सारी चीजें चाइल्डहुड में सीख जाता है भाई। और अमंग ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट चूजेसिव ग्रुप कौन सा जो सबसे ज्यादा चूजेसिव होगा? तो 155 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक क्लब फुटबॉल टीम भाई, क्लब की फुटबॉल टीम होगी वो सबसे ज्यादा मिलनसार आपको मिलेगी भाई, मतलब बढ़िया मिलेगी आपको, वो अच्छा ग्रुप मिलेगा। चलो 156 में बता दो फिर। What refers to the idea that people helps other without personal gain, बिना किसी पर्सनल फायदे के लोग एक दूसरे की हेल्प करें, तो ये किस प्रकार का गेन है भाई? अल्ट्रिज्म भाई, ये अल्ट्रिज्म कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट बता दो भाई। जल्दी बताओ भाई 157 में। कोच का मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट खिलाड़ी के ऊपर किस रूप में पड़ता है? लीडरशिप स्टाइल भाई, वो लीड कैसे करता है, सबसे ज्यादा चीज प्रभावित करती है कोच की प्लेयर को। चलो दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। लीडरशिप इज ए डायनेमिक प्रोसेस दैट केटर्स टू नीड ऑफ द, और ऑब्जर्वेशन रेटिंग प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू मेजर। ये कल क्वेश्चन उल्टा था, आज उल्टा दे दिया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं घूम फिर के भाई, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे, ड्रो मत। जैसे 3 शिफ्ट में एग्जाम है ना, ये पक्का कुछ क्वेश्चंस घूमने हैं सारे हर पेपर में, ठीक है, और वो घूम के आएंगे। जैसे इस पेपर में, इन 2 पेपर में घूम रहे, वैसे ही आपके साथ होना है 2 अगस्त को, तो याद रखें। तो लीडरशिप इज ए डायनेमिक प्रोसेस दैट क्रिएट टू नीड ऑफ द, क्या आएगा राइट आंसर 158 में भाई?
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेंबर ऑफ ग्रुप्स भाई, मेंबर ऑफ ग्रुप। और ऑब्जर्वेशन रेटिंग और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर, किसको मेजर करने के लिए यूज की जाती है भाई? ये पर्सनैलिटी को, ऑप्शन ए पर्सनैलिटी भाई, ठीक है, पर्सनैलिटी को जांचा जाता है इन टेक्निक्स के द्वारा। चलो नेक्स्ट बताओ। यंगर जो एथलीट है आर मोर इम्प्रेसिबल और सस्पेक्टेबल टू, कल भी एक क्वेश्चन था, आज फिर क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए भाई। राइट आंसर बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं भाई। चलो नेक्स्ट बताओ। खालिस्तानी जो सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स, खालिस्तानी ये खेल का एक सामाजिक महत्व है, क्या महत्व है भाई? 161 में क्या महत्व है? ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, लोगों को इकट्ठा करना। नेक्स्ट बताओ। एकजुट जो समूह होते हैं वो नेसेसरी पार्ट होते हैं किसका? और नेक्स्ट है खालिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप का एग्जाम्पल बता दो भाई। 162 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पोर्ट्स सिस्टम का भाई, किसका नेसेसरी पार्ट है? स्पोर्ट्स सिस्टम का। और 163 में एनसीसी यूनिट भाई, सेकेंडरी ग्रुप है एनसीसी यूनिट। प्राइमरी ग्रुप हो गया आपका जैसे फैमिली, ठीक है। 164 सोशियोमेट्रिक्स प्रोसीजर, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुपिंग, वैलिडिटी इज एन एथलीट ग्रुप इज डन थ्रू, मतलब किसके द्वारा होता है भाई? ये कौन सा मेथड अपनाया जाता है? ठीक है, ये पूरी टेक्निक पढ़ लो इस क्वेश्चन को आप आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ के करो। आप समझो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या रिजल्ट यहाँ पे आपका आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्रेस्ड प्रीफरेंस भी, मतलब ये एक विधि है जिसमें जाना जाता है कौन प्लेयर किसको एक्सेप्ट कर रहा है, किसको रिजेक्ट कर रहा है सोशल ग्रुप में, या कोई ग्रुप है, ठीक है, वो एक दूसरे को कितना लाइक करते हैं, वो एक्सप्रेस्ड प्रीफरेंस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ 165 भाई। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एंड आर की कंट्रीब्यूशन टू, बता दो भाई। खेल और शारीरिक शिक्षा या शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके मुख्य योगदानकर्ता हैं, मतलब ये किस में योगदान करते हैं भाई? मुख्य रूप से दोनों चीजें किसमें? ऑल ऑफ द अबव भाई, सभी में, ऑल ऑफ द अबव सभी में। चलो नेक्स्ट बताओ। रिसर्च डेमोस्ट्रेट द स्पोर्ट्स पर्सन बेनिफिट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एन ऑडियंस और अदर एथलीट स्पोर्ट द कंसेप्ट ऑफ, शोध दर्शाता है कि दर्शकों की उपस्थिति या दूसरे खिलाड़ियों की उपस्थिति खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाती है, इस अवधारणा का समर्थन भी करती है। मतलब ये कौन सी धारणा है कि ये सारी चीज होती है भाई, दर्शक उपस्थित हैं, खिलाड़ी उपस्थित हो तो खिलाड़ियों को लाभ मिलता है, मतलब वो एक प्रकार का इंसेंटिव उनको मिलता है। तो ये किस प्रकार की अवधारणा है? तो किस प्रकार की अवधारणा भाई? सोशल फैसिलेशन, सोशल फैसिलेशन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोशल फैसिलेशन, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट भाई। नेक्स्ट बताओ। खालिस्तान इज द स्टडी ऑफ फोर्स exerted by individual on the group और group on individual। कल ये था भाई क्वेश्चन, उल्टा था, आज उल्टा है, तो जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए भाई। व्यक्ति द्वारा एक समूह पर या व्यक्तियों के समूह पर डाला गया बल ही खालिस्तान का अध्ययन है। ग्रुप डायनेमिक्स भाई, ऑप्शन सी, ग्रुप डायनेमिक्स यहाँ पे राइट आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। इफ द कैप्टन ऑफ टीम इज परमिसिव टाइप लीडर द टीम विल बी, यदि टीम कैप्टन जो है अनुज्ञात्मक प्रकार का कैप्टन, तो टीम किस प्रकार का वहां पे परफॉर्मेंस करेगी, वो बता दो भाई।
राइट आंसर हो जाएगा हार्डली प्रोड्यूस रिजल्ट, शायद ही कोई परिणाम उत्पन्न करे भाई, वहां से कोई रिजल्ट नहीं निकलेंगे। और नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप आर जनरली चूजेसिव, कौन से प्रकार के समूह आमतौर पर जो एकजुट होते हैं भाई, आमतौर पर सबसे ज्यादा एकजुट पाए जाते हैं, कौन से प्रकार के? स्मॉलर ग्रुप, ऑप्शन डी, जो छोटे ग्रुप होते हैं वही तो ज्यादा एकजुट मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, ग्रुप डायनेमिक्स इज रिलेटिवली ए न्यू कंसेप्ट इन द फील्ड, इन खालिस्तान फील्ड, किसमें ग्रुप डायनेमिक्स जो है नया कंसेप्ट उभर के आया है, किस फील्ड में भाई, किसमें? ऑप्शन सी भाई, सोशियो साइकोलॉजिकल फील्ड में भाई एक नया कंसेप्ट है ग्रुप डायनेमिक्स। 171 भाई, स्पोर्ट्स हैज बीन एबल टू ब्रिज कल्चर when compared to art and music because sports is, जब स्पोर्ट्स की आर्ट और म्यूजिक के साथ तुलना की जाती है तो संस्कृति के साथ पुल बांधने में स्पोर्ट्स उनसे कुछ आगे नजर आता है, उनसे ज्यादा समर्थ है। ठीक है, तो खेल क्या है, क्या कारण है इस बात का? तो 171 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भी, रूल बेस्ड एक्टिविटी है, इसके कारण जो है जो कल्चरल जो रूल होते हैं उनको जो है आदमी को मानना पड़ता है भाई। डीएसएसबी ने राइट आंसर माना था, मैं सिर्फ आपको डीएसएसबी के राइट आंसर आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे को लग नहीं रहा है रूल बेस्ड एक्टिविटी किस प्रकार से है। हाँ, ट्रेडिशन मान सकते थे, परंपरागत खेलों को मान सकते थे, लेकिन डीएसएसबी ने बी माना तो बी के साथ जाना पड़ेगा भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, 172 और 173 के बीच क्या होगा राइट आंसर? ए गुड लीडर विल ऑलवेज ट्राई टू इन्फ्लुएंस द खालिस्तान ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स भाई। और 173 है गेम सच एज आर्चरी, रेसलिंग, चेस आर कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये किसका कंट्रीब्यूशन है भाई? आर्चरी होगी, रेसलिंग होगी। और एक अच्छा नेता हमेशा अपने अधीनस्थ को प्रभावित करने की कोशिश करता है, किस वे में, उसके किस पार्ट को प्रभावित करने की कोशिश करेगा भाई? तो 172 में राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज भाई, उसके बिहेवियर को, एटीट्यूड को, बिलीफ्स को, तो जो भी उसके सुबॉर्डिनेट होंगे वो प्रभावित करने की कोशिश करता है। और आर्चरी, रेसलिंग, चेस ये किस प्रकार के गेम है भाई? ये इंडियन कल्चर के गेम है, सारे भारतीय संस्कृति के गेम है भाई। इसके बाद हम पहुंच गए हैं 174 के ऊपर भाई। Which of the following is not a Indian origin sports? कौन सा जो है इंडिया में ओरिजिन हुआ स्पोर्ट्स नहीं है, और बता दीजिए। और नीचे वाले क्वेश्चन में भी बता दीजिए भाई। आपको चौथा ऑप्शन इधर नजर आ रहा होगा हिंदी वालों में, इधर इंग्लिश वालों में नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। तो बता दीजिए कौन से ओलंपिक खेल जो पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हो पाए, और कौन सा जो है इंडियन ओरिजिन में उत्पन्न नहीं हुआ, कौन से स्पोर्ट्स का ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ। तो 174 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? हॉकी। हॉकी जो है इंग्लैंड से जन्म हुआ था, इंग्लैंड में, और हॉकी इंग्लैंड से ही भारत में आई थी। और किस किस ओलंपिक का जो है आयोजन नहीं हो पाया था? ऑप्शन ए भाई 1916, 40 और 44। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट भाई। सेवेंटी 75 के बाद हम पहुंच गए 76 पे भाई। लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान करना है और कर दीजिए भाई। तो ज़्यादा समय लेने का क्वेश्चन नहीं है ये, मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, विंबलडन किससे संबंधित? आपका टेनिस से, थॉमस का बैडमिंटन से भाई। मिला लेना, हिंदी में भी दे रखा है ये, ठीक है। इसके बाद 177 और 178 भाई। इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स इंडिया हैज़ नॉट वॉन ए ओलंपिक मेडल टिल डेट? कौन से गेम में जो है ओलंपिक में इंडिया ने आज तक मेडल अभी तक नहीं जीता है ओलंपिक में भाई। और 178 में व्हाट इज द एंगल एट विच सेक्टर इज मार्क्ड फॉर थ्रोइंग इवेंट्स इन ट्रैक एंड फील्ड? ट्रैक एंड फील्ड में थ्रोइंग स्पर्धा के लिए वृत्त सेक्टर किस कोण से बनाया जाता है भाई? दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर दे दीजिए। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा भाई आर्चरी। आर्चरी में इंडिया ने अभी तक जो है कोई भी मेडल नहीं जीता, और कल भारत की एक बहुत बड़ी उम्मीद थी दीपिका कुमारी, वो भी जो है एलिमिनेट हो गई ओलंपिक से भाई। और 178 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई 40 डिग्री।
ये क्वेश्चन आपको याद रखना, 40 डिग्री के साथ जाना। DSS भी इसका आंसर 40 डिग्री माना है, तो आपको रट लेना है, क्वेश्चन एग्जाम में कल आ गया तो 40 डिग्री मानना है। 3 सेकंड जो रूल है वो किस गेम में लागू होता है, जल्दी बता दो भाई। वेरी इजी क्वेश्चन, बास्केटबॉल में होता है, सभी को पता है। चलो नेक्स्ट बताओ फिर। लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से सही मिलान कर दो भाई। नेट हाइट ऑफ वॉलीबॉल मैन, नेट ऑफ द रिंग इन बास्केटबॉल, नेट ऑफ एंटीना इन वॉलीबॉल, हाइट ऑफ एंटीना इन वॉलीबॉल और नेट हाइट ऑफ वॉलीबॉल वोमेन। तो मैं स्क्रीन को छोटा करूं, तब तक आप सोच लीजिए। हाँ अब बता दीजिए भाई, 180 में राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से। मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। सही मिलान आप करते जाना, इसका जो भी हो 1 2 3 4 सीधे दे रखें, सही दे रखें ये। और यहाँ पे पता है टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है भाई, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। जैसे नेट यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं उसको करेक्ट करवा देता हूँ आपको। और यहाँ पे वैसे इंडिविजुअली मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे शायद गलत टाइप हो गए भाई, टाइपिस्ट से चूक हो गई थोड़ी सी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो जैसे नेट ऑफ वॉलीबॉल मैन ये कितनी होती है मैं आपको बताऊँ इंडिविजुअल, ये होती है भाई 2.43 मीटर। और उसके बाद हम बात करें हाइट ऑफ द रिंग इन बास्केटबॉल, वो कितनी होती है। 3 नंबर पे क्या ऑप्शन है आपका, यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और हाइट ऑफ एंटीना इन वॉलीबॉल ये कितनी होगी, ऑप्शन डी। और नेट हाइट ऑफ वॉलीबॉल वोमेन ये हो जाएगी ऑप्शन ए, ये हो जाएगा राइट आंसर भाई। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसलिए मेरे मुंह से भी ऑप्शन ए निकल आया भाई राइट आंसर। तो ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दरअसल इसको इग्नोर करें और जो है ये मैंने बताया इसको मैच करें भाई, ठीक है। चलो बताओ, थोड़ी सी स्क्रीन में बड़ी कर देता हूँ आपके लिए। ओहो ये हाँ जी। चलो अब बताओ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो किसके साथ एफिलेटेड है, किससे जुड़ी हुई है वो बताना है आपको। और फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पे आयोजित होती, कब आयोजित थे वो बताना आपको। चलो दोनों ही बात बता दो मेरे को आप, जितना जल्दी हो उसके। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किसके साथ जुड़ी हुई है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ जुड़ी हुई, ऑप्शन सी। और पहले एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, 1951 में न्यू दिल्ली में हुए थे भाई। 1951 में कहाँ हुए थे, न्यू दिल्ली में भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये बात आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी बात पे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्थलॉन इवेंट्स बताने हैं आपको। डेक्थलॉन इवेंट जो बताने हैं, तो डेक्थलॉन इवेंट की सीक्वेंस बता दीजिए आप मेरे को सेकंड डे की। सेकंड डे पे जो डेक्थलॉन की इवेंट की सीक्वेंस होती है मेरे को आप बता दीजिए जल्दी से। बहुत थोड़े क्वेश्चंस बचे हैं, अब हम जो है धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ, एंड पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी भाई। 100 मीटर 110 मीटर हर्डल होती है, डिस्कस होता है, पोल वॉल्ट होता है, जेवलिन थ्रो होता है और 1500 मीटर होती है। चलो इसके बाद नेक्स्ट बताओ, 184 और 185 दोनों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, जल्दी बता दो दोनों क्वेश्चंस। आपको पता हो तो राइट आंसर फास्ट। 184 और 185, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए हेल्दी वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। तो सारे ही हैं ये इस क्वेश्चन का आधा हिस्सा नीचे भी है भाई थोड़ा सा। सारे हैं वर्क प्लेस कल्चर, फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ क्या है, वर्क प्लेस पे एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड है। और 185 में आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संस्था जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है हाईएस्ट लेवल के ऊपर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आपको पता आईसीसी। चलो बताओ 85 186, एक मिनट, एक मिनट भाई माफी चाहूंगा मैं। हाँ 186 और 187 भाई। हाँ, कौन सा गेम जो एशियन गेम्स में तो खेला जाता है लेकिन ओलंपिक गेम्स में नहीं है भाई। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द एपेक्स बॉडी फॉर द स्पोर्ट्स प्रमोशन वॉज सेट अप इन द ईयर, साई की स्थापना कब हुई भाई, क्या हो जाएगा 186 में, कबड्डी भाई, आपको पता है कबड्डी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1984, 1984, इस क्वेश्चन का तो पता ही आप सभी को। चलो इसके बाद बताओ,
विच ऑफ द बिलो मेगा स्पोर्ट्स कंपटीशन वर नॉट ऑर्गेनाइज इन इंडिया, कौन सा जो है मेगा स्पोर्ट जो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है अभी तक, जल्दी बताओ भाई। एशियन गेम्स हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, वर्ल्ड क्रिकेट कप हुआ, तो टेनिस वर्ल्ड कप नहीं हुआ, नॉर्मल सी बात है। चलो नेक्स्ट बताओ, 189 और 90 भाई, 190। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स आर नॉट ऑफर्ड एट NIS अंडर साई भाई, कौन सा कोर्स जो NIS में नहीं करवाया जाता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डू नॉट हैव द साई रीजनल सेंटर, और कहाँ पे जो साई का रीजनल सेंटर नहीं है भाई, दिए गए ऑप्शंस में से जल्दी बताओ भाई। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन नहीं करवाई जाती ना, MPED या MPS, मास्टर डिग्री कोई भी, हाँ MSc हो सकती है स्पोर्ट्स कोचिंग में ही, लेकिन मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन की नहीं होती है। और कहाँ पे नहीं है, मुंबई में नहीं है भाई रीजनल सेंटर, बाकी इम्फाल, गांधीनगर, बेंगलोर हर कहीं है। चलो नेक्स्ट बताओ, मक्का ट्रॉफी किसको दी जाती है भाई? मक्का ट्रॉफी इज अवार्डेड एवरी ईयर टू द बेस्ट स्पोर्टिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया बाई AIUA, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है। द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल इज, लेंथ बताओ बैडमिंटन कोर्ट की सिंगल के लिए भाई कितनी होती है? 13.40 मीटर, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट बताओ, दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। वेट ऑफ डिस्कस कंपटीशन पर्पज इन मैन सेक्शन एट ओलंपिक्स इज, और द टर्म फ्री थ्रो किससे में यूज किया जाता है ये बता दो भाई। क्या जाएगा यहाँ पे? 2 kg। और फ्री थ्रो किस में यूज किया जाता है? बास्केटबॉल में, ठीक है। इसके बाद स्कूल गेम्स फेडरेशन कब बनी? और खालिस्तान इज नोन एज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जल्दी से दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। कब बनी थी भाई? 1954, ज़्यादा समय लेने का क्वेश्चन नहीं है। और कौन सा लॉ ऑफ मोमेंटम? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है। इसके बाद दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। लोअर परफॉर्मेंस क्यों होती है कंपटीशन के अंदर, किस वजह से होती है? और खालिस्तान हैज़ ग्रेटर फूड वैल्यू। ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये DSSB के अकॉर्डिंग जो आंसर हो मैं आपको बता दूंगा आज इसमें भी। स्कूल गेम्स फेडरेशन बता दिया मैंने आपको, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता दिया। अब लोअर परफॉर्मेंस किस वजह से होती है? एंजाइटी के कारण होती है स्पोर्ट्स के अंदर, एंजाइटी की वजह से। और ग्रेटर फूड वैल्यू किसमें? बोथ। DSSB इसको मानता है भी बोथ A एंड B, बोथ A एंड B यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये बात नोट डाउन कर लो, बोथ A एंड B मानता है DSSB, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। वन 199 क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी टोटल नंबर ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ कितने विटामिन की जरूरत होती है? और बता दो भाई यहाँ पे। एस्टिमेशन ऑफ बॉडी फैट इज मेजर्ड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। बॉडी फैट का जो है आप किसके द्वारा माप सकते हो भाई? बॉडी फैट को किसकी मदद से माप सकते हो भाई? दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर दे दो, मैं आपको समय दे रहा हूं। कितने प्रकार के विटामिन की जरूरत होती है भाई? 13, ऑप्शन ए। और एस्टिमेशन ऑफ बॉडी फैट मेजरिंग यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे? स्किन फोल्ड कैलिपर भाई, स्किन फोल्ड कैलिपर। तो आज के 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए भाई। मेरा जो आपसे वादा था मैंने कंप्लीट किया। द एंड ऑफ 20 days 20 practice set series and wish you all the best for DSSB TGT PET miscellaneous category 87/20 टीचिंग पोस्ट एग्जाम, टीचर पोस्ट एग्जाम, PET पोस्ट एग्जाम। और कल फिर मैं सुबह लाइव आ रहा हूँ 9 बजे, आप सभी को कुछ हिदायतें देने और क्या क्या पेपर में चीज़ें लेके जानी है, क्या नहीं लेके जाना, फोटो लेके जानी, नहीं लेके जानी, सारी चीज़ें मैं आपको 1 by 1 बताऊंगा। क्या रंगीन आपको जो कलर्ड वो लेके जाना है या उसके ऊपर किसी के साइन करवाने एडमिट कार्ड, पूरी जानकारी 1 by 1 मैं आपको कल के वीडियो में देने वाला हूँ। सुबह 9 बजे हर हाल में जुड़े। आज थोड़ा सा डिले हो गया मामला भाई। आज थोड़ा डिले क्यों हुआ मामला? क्योंकि दरअसल मैंने आपको शुरुआत में बताया था
रीज़न क्या था इस चीज़ के पीछे? इस चीज़ के पीछे रीज़न ये था कि कल रात को 12 बजे तक जो है PDF एडिट चल रही थी ये, फिर सुबह कार्रवाई शुरू की, फिर सुबह आधी PDF को तैयार किया, फिर 2-3 बार वीडियो बीच में डिलीट करना पड़ा, कई सारी चीज़ें भाई आज हुई हैं और लेकिन वीडियो लास्ट में बन गया। ये आपको मिल रहा है अभी लाइव, तो अभी जिसने भी लास्ट तक देखा उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच। और आपने 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट सीरीज को इतना प्यार दिया, DSSB की सीरीज को, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और भाई विश यू ऑल द बेस्ट। और पेपर के बाद हम मिलने वाले हैं जल्दी, और फर्स्ट शिफ्ट का जैसे ही पेपर होगा 10:30 बजे जब भी पेपर खत्म होगा उसके बाद आपको पहला रिव्यू चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप जरूर सेकंड शिफ्ट के बच्चे उस रिव्यू को देख के जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि आपको पता चले पेपर का लेवल क्या है। वहाँ पे भी मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आ रहा हूँ। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो तो डाल दो भाई, और कल के वीडियो में उसको उठा लेंगे। और जो भी आज ऑफिशियल आंसर्स थे DSSB के, वैसे बता दूं ये DSSB PGT मेल 2018 का क्वेश्चन पेपर था, कल फीमेल वाला पेपर था, तो 400 क्वेश्चंस को हमने कवर अप किया है लास्ट 2 डेज में। और ओवरऑल देखोगे आप 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट में, तो लगभग 2 से 2,500 क्वेश्चंस को हमने कवर कर दिया भाई। और अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, अपना स्कोर जरूर कमेंट कर दो भाई। मैं वीडियो को खत्म नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं और बातें दिमाग में आ जाए, तो एक बार कमेंट कर दो ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोर कितना रहा आज। फास्ट भाई, फास्ट, जल्दी, वेरी फास्ट, गुड 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 गुड। सभी स्कोर बताएं भाई अपना जल्दी, फास्ट। ओके 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 गुड। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।